वेलकम टू श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर 62 है। 61 टेस्ट जो है कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बना रखा है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, बीओ की कर रहे हैं या फिर लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी फायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी कर को किसी स्थिति में प्रतिगामी कहा जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार। सेकंड ऑप्शन है अमीरों की तुलना में गरीबों पर कम भार। थर्ड ऑप्शन है इसका भार अमीरों व गरीबों दोनों पर समान पड़ता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी कर को किस स्थिति में प्रतिगामी कहा जाता है। तो प्रतिगामी कब कहा जाता है, तो ये जो है कि अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार पड़ता है, तो उसको जो है कि हम प्रतिगामी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साख निर्धारण एजेंसी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है केयर, सेकंड ऑप्शन है क्रिशिल, थर्ड ऑप्शन है आईसीआरए एंड फोर्थ ऑप्शन है आईएफसीआई। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी साख निर्धारण एजेंसी नहीं है। ठीक है, तो साख निर्धारण एजेंसी कौन सी नहीं है, तो ये है आपका आईएफसीआई। ये जो है कि आपका इसको छोड़ करके ये सारी जो है कि आपका साख निर्धारण एजेंसी है, लेकिन आईएफसीआई जो है कि ये साख निर्धारण एजेंसी नहीं है। देखिए आईएफसीआई ये भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, ये जो है कि भारत सरकार की शीर्ष आर्थिक विकास संस्था है। ठीक है, और विश्व की 3 सबसे प्रमुख साख निर्धारक एजेंसियां कौन कौन सी है, इसको याद रखिएगा आप लोग। जैसे ये मूडीज है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है एंड फिच है। ये जो है कि 3 जो है कि विश्व की 3 सबसे प्रमुख साख निर्धारण एजेंसी है। ठीक है, इन तीनों संस्थाओं को संयुक्त रूप से बिग 3 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपर 301 किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है मानवाधिकार से, सेकंड ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय संधि से, थर्ड ऑप्शन है परमाणु विस्फोट से एंड फोर्थ ऑप्शन है मुक्त व्यापार के अवरोध से। तो सुपर 301 ये किससे संबंधित है, तो देखिए ये संबंधित है आपका मुक्त व्यापार के अवरोध से। ठीक है, देखिए सुपर 301 बोल लीजिए या स्पेशल 301। ठीक है, ये जो कि अमेरिका व्यापार एवं प्रतिस्पर्धा अधिनियम जो 1988 का है। ठीक है, ये उसकी एक धारा है। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है कि अमेरिका के द्वारा किसी भी देश के विरुद्ध जो है कि आर्थिक कार्यवाही की जाती है, और इसे डब्ल्यूटीओ जो है इसकी भी, ये डब्ल्यूटीओ की भी मुक्त व्यापार नीति के विपरीत माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, सेकेंड ऑप्शन है विश्व बैंक, थर्ड ऑप्शन है अंकटाड एंड फोर्थ ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है, ये किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ये की जाती है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये आईएमएफ के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। देखिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या प्रकाशित किया जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, और विश्व विकास रिपोर्ट, ये दोनों जो है कि विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा आप लोगों को पता है कि मुद्रा जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन, सेकेंड ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, थर्ड ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एंड फोर्थ ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये जो है कि आपका किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ये प्रकाशित किया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के द्वारा। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थिर विनिमय दर को और क्या कहा जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है वास्तविक विनिमय दर, सेकेंड ऑप्शन है लचीली विनिमय दर, थर्ड ऑप्शन है स्थिर विनिमय दर एंड फोर्थ ऑप्शन है नियंत्रित विनिमय दर। तो अस्थिर विनिमय दर को और क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका लचीली विनिमय दर। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए लचीली विनिमय दर या फिर अस्थिर विनिमय दर क्या होता है, तो जब विनिमय दर को बाजार की शक्तियों के द्वारा निर्धारित किया जाता है तब उसे अस्थिर या लचीली विनिमय दर कहते हैं। ठीक है, और उसी चीज़ को जब उसी विनिमय दर को किसी देश की सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे नियंत्रित विनिमय दर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विश्व बैंक की
कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? फर्स्ट ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, सेकेंड ऑप्शन है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, थर्ड ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष एंड फोर्थ ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तो निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? तो कौन सी संस्था है? तो वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना जो है ना, किन किन कारणों के लिए हुआ है? तो विकासशील देशों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए और अल्प विकसित देशों में जीवन निर्वाह के लिए, मतलब जीवन निर्वाह के स्तर को उन्नत करने के उद्देश्य से किया गया है। ठीक है, देखिए इसे विश्व बैंक की ऋण देने वाली उदार खिड़की के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कब से रुपया चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो गया? फर्स्ट ऑप्शन है वर्ष 2000 में, सेकेंड ऑप्शन है वर्ष 2001 में, थर्ड ऑप्शन है वर्ष 1994 में एंड फोर्थ ऑप्शन है 1996 में। तो भारत में कब से जो है कि रुपया जो है कि चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो गया? तो ये हो गया आपका 1994 से। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, ये चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब यह है कि वस्तुएं और सेवाएं के आयात निर्यात पे घरेलू मुद्रा की बाजार नियंत्रित परिवर्तनीय पर कोई प्रतिबंध न होना, इसका मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुपरस्टार किसकी प्रजाति है? फर्स्ट ऑप्शन है हल्दी की, सेकेंड ऑप्शन है आम की, थर्ड ऑप्शन है गुलाब की एंड फोर्थ ऑप्शन है आलू की। तो सुपरस्टार ये जो है कि प्रजाति है आपका किसकी? तो ये गुलाब का है। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम तत्व पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है लोबिया, सेकेंड ऑप्शन है प्याज, थर्ड ऑप्शन है मेथी एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किस सब्जी में सबसे ज़्यादा जो है कि कैल्शियम तत्व पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका मेथी में। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैंकर रोग किस फल की चिंताजनक समस्या है? फर्स्ट ऑप्शन है नींबू, सेकेंड ऑप्शन है संतरा, थर्ड ऑप्शन है सेव एंड फोर्थ ऑप्शन है अनार। तो कैंकर रोग ये जो है कि आपका किस फल की चिंताजनक समस्या है? तो ये है आपका नींबू की। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडा वाटर नामक पेय पदार्थ किस पदार्थ को मिलाकर बनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड ऑप्शन है पोटेशियम, थर्ड ऑप्शन है सोडियम बेंजाएट एंड फोर्थ ऑप्शन है बोरिक एसिड। तो सोडा वाटर की बात की जा रही है। तो ये नामक पेय पदार्थ जो है ये किस पदार्थ को मिलाकर बनाया जाता है? तो ये जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड को मिला करके बनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है? फर्स्ट ऑप्शन है सामूहिक खेती, सेकेंड ऑप्शन है संयुक्त खेती, थर्ड ऑप्शन है सहकारी खेती एंड फोर्थ ऑप्शन है काश्तकारी खेती। तो वह कौन सा प्रणाली है किसान की खेती की जिसमें किसान और राज्य का सीधा संबंध होता है? ठीक है, किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है। तो वह प्रणाली होती है काश्तकारी खेती। ये जो है कि आपका फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में किस प्रकार की खेती होती है? फर्स्ट ऑप्शन है शुष्क, सेकेंड ऑप्शन है आर्द्र, थर्ड ऑप्शन है तर एंड फोर्थ ऑप्शन है सिंचित। तो देखिए 100 से 200 सेंटीमीटर की बात की जा रही है। जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे किस प्रकार की खेती होती है? तो वहाँ पे होती है कौन सी खेती? तो ये आर्द्र होती है। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस में केंद्रक का अभाव होता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, सेकेंड ऑप्शन है यूकैरियोटिक कोशिका में, थर्ड ऑप्शन है 1 और 2 दोनों में एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किस में केंद्रक का अभाव होता है? ठीक है, तो केंद्रक का अभाव किस में होता है? तो ये होता है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होता है। देखिए इसका जो है ना कि इसमें केंद्रक का अभाव होता है और इसका आकार जो है कि 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच होता है। चलिए आप लोग बताइए कि 1 माइक्रोन बराबर कितना मीटर होता है? ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार
उत्तर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है, ठीक है। दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखिए ये दिया गया है केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, एंड फोर्थ में दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो है कि आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है, ठीक है। ये श्वसन तंत्र जो होता है वो प्लाज्मा झिल्ली में होता है, ये आपका सही है। यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, ये भी आपका सही है। तो ये हो जाएगा आपका एक और दो दोनों सही है, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, सेकंड ऑप्शन है यूकैरियोटिक कोशिका में, थर्ड ऑप्शन है एक और दो दोनों में, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निम्नलिखित में किस प्रकार की कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका किस में? यूकैरियोटिक कोशिका में, ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। देखिए ये पूर्ण रूप से विकसित होती है, ठीक है, ये कोशिका, और ये कोशिका जो है कि सभी पौधों में भी पाया जाता है और जंतुओं में भी उपस्थित होती है, ठीक है। लेकिन जीवाणु में और विषाणु में देखा जाए तो या नील हरित शैवाल में तो उसमें ये नहीं पाई जाती है। देखिए इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक भी होता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या एक से अधिक होती है, ठीक है। इनमें लैंगिक जनन भी होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन में स्वाइन फ्लू को क्या नाम दिया? फर्स्ट ऑप्शन है H5N1, सेकेंड ऑप्शन है H1N1, थर्ड ऑप्शन है H1N5 एंड फोर्थ ऑप्शन है H2N5। तो WHO की बात की जा रही है, ठीक है। इन्होंने स्वाइन फ्लू को क्या नाम दिया? तो इन्होंने नाम दिया H1N1, ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए यह एक जो है कि संक्रामक रोग होता है और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो ये मैक्सिको से उत्पन्न हुआ था, ठीक है। और WHO ने इसे इन्फ्लुएंजा H1N1 नाम दिया, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? इसके सिम्टम्स जो कि बार बार उल्टी होती है और अचानक तेज बुखार आ जाता है, ठीक है। इसकी एकमात्र अगर औषधि देखा जाए तो ओसेल्टामिविर है, ठीक है, जो कि काफ़ी कारगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पित्त ज्वर निम्न में से किसके द्वारा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है विषाणु द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है जीवाणु द्वारा, थर्ड ऑप्शन है कवक द्वारा, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पित्त ज्वर ये जो है कि निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका विषाणु के द्वारा, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1292 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण करके भिलसा नामक नगर को लूटा था। सेकंड दिया गया है कि जलालुद्दीन फिरोज अलाउद्दीन के समकालीन कवि अमीर खुसरो हैं। देखिए दिया गया है केवल एक सही है, केवल दो, एक और दो दोनों सही है, एंड तीसरा फोर्थ दिया गया है न तो एक और न ही दो सही है। तो देखिए ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1292 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण करके भिलसा नगर को लूटे थे। नहीं, ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नहीं थे, ये अलाउद्दीन खिलजी थे, ठीक है, जो कि 1292 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण करके भिलसा नगर को लूटे थे। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नहीं है, ये अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज अलाउद्दीन ने के समकालीन कवि अमीर खुसरो थे। तो अमीर खुसरो किसके समकालीन थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे, न कि जलालुद्दीन फिरोज अलाउद्दीन के। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा न तो एक और न ही दो, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए कल क्वेश्चन हम लोगों ने पूछे थे, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया था अभिदत्त पूंजी पर, सेकेंड ऑप्शन दिया गया कुल प्रयुक्त पूंजी पर, थर्ड ऑप्शन दिया गया था अधिकृत पूंजी पर, एंड फोर्थ दिया गया था निर्गमित पूंजी पर। तो कंपनी द्वारा जो लाभांश की घोषणा की जाती है वो किस पे की जाती है? तो वो की जाती है आपका अभिदत्त पूंजी पर, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए अभिदत्त पूंजी ये जो है कि कुल निर्गमित पूंजी का वह भाग होता है जो शेयर धारकों द्वारा क्रय किया जाता है, ठीक है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? फर्स्ट ऑप्शन है ग्यासुद्दीन तुगलक, सेकेंड ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, थर्ड ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, एंड फोर्थ ऑप्शन है बलबन। तो ये अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता,
ये जो है कि किसके शासनकाल में भारत आया था, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। देखिए, अगर आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे हमारा एक पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, एंड फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके, तो आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आपको फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि क्यों डिसलाइक किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।